जय हिंद दोस्तों। 10 से 15 मिनट आपका हम लेंगे और 10-15 मिनट में आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाले हैं। आराम से आप 10 मिनट हमको समय देंगे। आप थंबनेल भी देखे होंगे और यहाँ भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम जो अभी सॉल्व करने वाले हैं ये झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम सार्वधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 कक्षा 10 विज्ञान समय सब दिया हुआ है। मतलब ये है कि ये जो है कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो 2 पार्ट में एग्जाम हुआ था, टर्म 1 टर्म 2 में। तो टर्म 1 जो हुआ था वो MCQ क्वेश्चन हुआ था और इस बार जो एग्जाम होने वाला है इस बार भी सेम प्रोसेस है, बस टर्म वाइज को हटा दिया है। लेकिन क्वेश्चन इस बार दोनों टाइप का होगा, 40 मार्क्स का MCQ, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव। तो आपका MCQ कैसे बढ़िया हो, MCQ पे आपका कमांड कैसा हो, उसके लिए हमने ये लास्ट ईयर जो मॉडल पेपर जैक द्वारा जारी किया गया था उसका सॉल्यूशन अभी बताएंगे आप लोग को हम। और ये साइंस का है, आप इसको मुश्किल से आप हमको 10 मिनट समय दीजिएगा। पूरा हमको उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी संतुष्टि मिलेगी। आपको महसूस होगा कि हम पक्का गंगा जी नहा कर आए हुए हैं। नहीं तो आपको अगर हंसी आ रहा होगा इस बात पे तो आप देख लीजिए 10 मिनट आपको हम इसमें 40 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन 40 नहीं, 40 के साथ आपको हम 200 क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट करा सकते हैं। कम से कम हर एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको पूरी कमांड हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पर। और ऐसे ही मैं हर एक सेट का वीडियो लाते रहता हूँ। जैसे ये सेट 1 है, इसके बाद सेट 2 लाऊंगा। इसके पहले हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक बता चुके हैं जो पहले एग्जाम हुआ सब्जेक्टिव, ठीक है। तो बस आप 10 मिनट समय दीजिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। फिर देखिए तो समझ में सबको आ गया, एक मॉडल पेपर है लास्ट ईयर का, ठीक है। और सेट 1 है, पहला सेट विज्ञान का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे समय जो है वो कितना था, 1 घंटे 30 मिनट समय था, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न को। अच्छा, ये सब आप देख सकते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। ये सब तो क्या इंट्रोडक्शन था एग्जाम का, कि आप एग्जाम में किस तरीके से आपको एग्जाम देना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब इसमें बताया गया था कि अगर आप आंसर गलत करेंगे आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप अगर यदि ये प्रकाश चैप्टर, लाइट चैप्टर को पढ़े होंगे, ठीक है, या नहीं पढ़े होंगे तो खैर अलग बात है, लेकिन पढ़े होंगे तो आपको जरूर मालूम होगा कि 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, ठीक है। एक दर्पण जो होता है वो अवतल होता है और दूसरा दर्पण जो होता है वो क्या होता है, एक अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जो है ये क्या है, तो इसका हम लोग उपयोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण जो है इसका 4 उपयोग हम लोग पढ़े हैं उस चैप्टर में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप आराम से सुनिए, आपको ये याद हो जाएगा तुरंत अभी, ठीक है। और उत्तल दर्पण का कितना पढ़े थे हम लोग, मात्र 1 उपयोग पढ़े थे। अवतल दर्पण जो है दोस्तों इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो गाड़ियों में हेडलाइट के रूप में इसका उपयोग होता है। क्योंकि अवतल दर्पण है जो दोस्त, ये क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का बड़ा डायग्राम बनाते हैं, बड़ा फोटो बना देते हैं। जैसे सैलून में अब शेविंग करने वाले जो लोग होते हैं तो वो लोग इस दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या होता है कि अगर फेस में थोड़ा सा भी फुंसी छोटा भी रहेगा इसमें बड़ा दिखता है, ठीक है। इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। उसके बाद गाड़ियों में हेडलाइट जो होता है तो दोस्तों आगे का लाइट, उसमें भी इस दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि अवतल दर्पण का एक काम है कि अगर इससे आप प्रकाश को अपवर्तन कराएंगे, परावर्तन कराएंगे तो ये बिल्कुल समांतर किरण पुंज देगा, सीधी शक्तिशाली, ठीक है। और आप जानते हैं गाड़ियों में जो लाइट होती है तो उसको तो जरूरत होता है ज्यादा प्रकाश का, ताकि आगे की चीजें दिख सके अच्छे से रात में। इसीलिए गाड़ियों में भी जो है दोस्तों अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ प्रश्न था दोस्तों कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। तो इसका सब पहला आंसर क्या हो गया, इसका सी ऑप्शन, ठीक है, अवतल। और आपको हमने क्या बताया अभी कि अवतल का उपयोग और भी होता है, कहाँ पे होता है, गाड़ियों में हेडलाइट के रूप में। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो और अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है आपका इसमें होता है, ये डॉक्टर द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। मान लिया जाए आपका दांत में कोई प्रॉब्लम है और आप अगर डॉक्टर के पास गए हैं
तो दांत के अंदर में क्या प्रॉब्लम है इस बात को जानने के लिए जो है डॉक्टर इसी का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका काम ये बड़ा प्रतिबिंब बनाना। और इसका जो उपयोग होता है दोस्तों वो सौर भट्टियों में भी होता है। ठीक है, सौर भट्टियों में किस काम में होता है, तो सूर्य की प्रकाश को एक जगह पर मतलब ये केंद्रित करने में। ठीक है, तो इसमें हम लोग 4 उपयोग पढ़े अवतल दर्पण का, दाढ़ी बनाने में, गाड़ी की हेडलाइट में, उसके बाद क्या पढ़े, सौर भट्टियों में, और डॉक्टर के द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में। ये 4 उपयोग। अब रही बात दोस्तों उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपयोग है लुकिंग ग्लास के रूप में, पीछे का दृश्य देखने के लिए। क्योंकि ये क्या करते हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी का भी छोटा प्रतिबिंब डायग्राम बना देते हैं, जिससे डॉक्टर को आसानी होती है वाहन को चलाने में। ठीक है, तो हमने आपको एक प्रश्न में 5 प्रश्न सिखा दिया दोस्तों अभी, और अभी 40 प्रश्न में हम 200 क्वेश्चन के लगभग सिखाएंगे। आप देखिएगा, नहीं तो 100 प्लस तो जरूर होगा, नहीं 200 तो 100 प्लस होगा। ठीक है, अब 10 मिनट समय दीजिएगा दोस्तों आराम से एकदम। अगर आप व्यस्त जीवन में जी रहे हैं तो आप वीडियो को मत देखिए, पहले खाना पीना खा के मिजाज में हो लीजिए, उसके बाद देखिएगा, ताकि एक बार में सुने आपको याद हो जाए। ठीक है, आगे प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। दोस्तों थोड़ा सा हम एक अदर पेज में आपको लेकर आएंगे, एक ब्लैंक पेज हमारे पास है, देखिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, ये एक दर्पण होता है दोस्तों अवतल दर्पण, जो कि डायग्राम तो बहुत अच्छा हम बना दिए होंगे, आपको दिख रहा है। और एक इधर से दर्पण जो है दोस्तों उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये बीच में इस जगह पे P होता है, इसको ध्रुव कहते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर दोस्तों क्या होता है F होता है, और यहाँ से कुछ दूरी पर क्या दोस्तों C होता है। और ये C और F जो है, हाँ, तो ये P और F आप जरा सा ध्यान से सुनेंगे, एक बार डायग्राम में देखेंगे आपको C और याद हो जाएगा। F जो होता है दोस्तों उसको मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और आगे दोस्तों देखिएगा, अभी ये P वाला को ध्रुव कहते हैं। इससे ये जितना दूरी पर होगा, इससे ये उतना ही दूरी पर होगा। अगर ये वाला 5 सेंटीमीटर दूरी पर होगा तो ये भी दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, 5। आप सोचिएगा कि अगर ये 5 हो जाए, और अगर आपसे पूछे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी से ये क्या हुआ, तो आप देखिएगा कि P से F जितना होगा वो क्या होगा, P से C का आधा होगा। या यूँ कहें कि P से C तक का दूरी जो F तक का दूरी था इससे डबल होगा। इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न था दोस्तों अभी, अब इस प्रश्न पे आ जाते हैं ब्लैंक पेज को छोड़ के। ठीक है, यहाँ पूछा था कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो हम लोग अभी जस्ट देखें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या तो वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगुना, दोनों से कोई भी एक। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं R बराबर F/2, मतलब इसका कहना है कि जो R जो है वो F का आधा होता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, F जो होता है वो R का आधा होता है। ठीक है, ये F जो होता है दोस्तों, ये वाला F ये क्या होगा, R का आधा होगा। ठीक है, F बराबर क्या होगा, R/2। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में आते हैं। अब इसमें भी आपको मैं बहुत अच्छे तरीके सिखाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमारे पास जो तीसरा प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। दोस्तों एक प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको भी आप जरा सा हमको ब्लैंक पेज में देख लीजिएगा। कि जैसे मान लिया जाए ऊपर में हवा है और नीचे जल है। अब ये दो अलग अलग माध्यम हो गया। अगर प्रकाश किरण इस जगह से इसमें आएगी, किसमें, इसमें आएगी, तो ये क्या होता है कि या यहाँ पे एक अभिलंब डाल दें तो ये अभिलंब से या तो उधर चला जाता है या तो इधर चलाता है, कभी भी ये सीधे सीधे नहीं आता है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका दिशा जो होती है दोस्तों थोड़ा सा बदल जाती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यह पूछा था कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित होती है, मतलब कौन सी राशि चेंज नहीं होती है। ठीक है, आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आवृत्ति है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। फिर अवतल दर्पण का ही बात किया दोस्तों। अवतल दर्पण इस तरह का दर्पण होता है। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरण इसके सीधा में जाएगी, यहाँ से ये रिटर्न होती है, तो उसकी किधर से रिटर्न होती है, एफ से होकर रिटर्न होती है। तो यहाँ पूछा कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो ये मुख्य फोकस से होकर, एफ से होकर गुजरती है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें प्रश्न में कम से कम एक वर्ड जोड़ देना चाहिए था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तब किधर से लौटती है। क्योंकि हमने अभी क्या दिखाया कि इधर से गया तो इधर से लौटा, तो ये किसके लिए हो गया, जब मुख्य इसके सीधा में जाएगा तब ना। अगर प्रकाश किरण सी से होकर जाएगी तो वापस सी पर ही लौट जाती है।
तो इसीलिए हमने कहा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है इसमें मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। अगला 5वां नंबर जाते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु का आकार, ठीक है, बराबर तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब यह क्या बोलता है कि कोई भी दर्पण है, दर्पण कौन सा हमको नहीं मालूम है। ठीक है दोस्तों, अब कोई भी दर्पण है, होता क्या है इसमें कि वस्तु को कहीं भी रखें उसका जो है बराबर आकार का ही प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। मतलब अगर यदि हम 2 kg का लड्डू रख दें उसके सामने तो उसका जो फोटो बनेगा उसमें भी 2 kg का ही वो दिखेगा लड्डू। इसका यही कहना है। ठीक है, तो आगे बोलता है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखें उसका बराबर आकार का ही और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वो कौन सा दर्पण होगा? तो दोस्तों वो समतल दर्पण होगा। हम लोग घर में जो दर्पण को यूज करते हैं अपना बाल को स्टाइलिश बनाने के लिए, वो समतल दर्पण ही है। उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा हम लोग का क्या बनता है, सीधा बनता है और जितना बड़ा हमारा फेस है उतना ही बड़ा बनता है। आप देख सकते हैं घर जाके कभी भी अगर आपका फेस 2 kg का है तो वहां पे जो बनेगा वो 5 kg का फेस नहीं बनेगा। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो समतल दर्पण दोस्तों। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दोस्तों अगर यदि यहाँ आकार बराबर नहीं लिखा रहता और सिर्फ सीधा लिखा रहता तो अवतल हो सकता था। अवतल में सीधा बनता है लेकिन आकार छोटा बन जाता उसमें। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो समतल हो गया। अब जो छठा प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? अब प्रकाश के अपवर्तन के इस संसार में 2 ही नियम है दोस्तों, हो सकता है अगले संसार में कुछ और हो जाए। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न जो हमारे पास है, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या होगी? अब एक गोलीय दर्पण है, गोल वाला दर्पण है, ई रंग का गोल वाला दर्पण है। अब इसका जो है गोलीय दर्पण ही 2 भाग में बढ़ता है, एक अवतल एक उत्तल। बोलता है इसकी वक्रता त्रिज्या 50 है तो फोकस दूरी क्या होगी? अभी कुछ पहले जन्म में पहले हम लोग दोस्तों पढ़े थे, क्या पढ़े थे पिछले जन्म में कि एफ जो होगा दोस्तों वो आर का आधा होगा, या तो आर जो होगा वो एफ का क्या हो जाएगा, आर जो होगा दोस्तों एफ का डबल। एफ जो होगा आर का आधा और आर एफ का डबल। अब यह पूछा क्या है, यहाँ बोला फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी मतलब एफ। तो एफ क्या होता है, आर का आधा। आर देखो दिया हुआ करता त्रिज्या 50, तो 50 का आधा सबको मालूम है दोस्तों 25, 50 का आधा 30 तो होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अब जो अगुआ वाला प्रश्न है दोस्तों कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ये वो उत्तल लेंस है, उसकी जो फोकस दूरी है दोस्तों वो कितना 1 मीटर है, तो क्षमता क्या होगा? देखिए दोस्तों कोई भी लेंस जो है उसकी क्षमता जो निकाला जाता है P बराबर, उसका फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक है, लेकिन ये f क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो मीटर में दिया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो P बराबर 1/f होता है। 1 मीटर है तो 1/1 कर देंगे, f का मान 1 है तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों 1 आएगा। और क्षमता कैसा है, मतलब डायोप्टर डी होता है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर बी नंबर में भी 1D है, ए में भी 1D है, दोनों में 1 ही है। ठीक है, अब सवाल होता है कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें माइनस में प्लस, तो आंसर क्या होगा, माइनस वाला होगा या प्लस वाला होगा। तो आपको इसके लिए समझना होगा कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस या माइनस। तो उत्तल का जो फोकस होता है दोस्तों उसको समझेंगे वो प्लस होता है या माइनस। तो उत्तल लेंस जो है दोस्तों, उत्तल लेंस जो होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है, उसका फोकस दूरी ये वाला जो है, ये वाला जो है उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस में क्या होता है, ये वाला जो है ये फोकस होता है और इधर भी क्या होता है, फोकस होता है। तो जो राइट साइड में हो दोस्तों वो प्लस होता है, जो लेफ्ट में वो क्या होता है, माइनस। तो जनरली डायग्राम बनाते समय क्या करते हैं, ये साइड वाला को प्लस वाला को लेते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया कि एक ऐप इधर भी होता है, एक ऐप इधर भी होता है, लेकिन इसको मुख्य रूप से माना जाता है। ये चूंकि राइट साइड में है इसलिए इसका प्लस में हो गया। अगर प्लस में फोकस हो गया तो क्षमता भी जो आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, प्लस में ही, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। फिर देखिए दोस्तों उसी को अपोजिट किया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, प्लस होती है या माइनस होती है। तो जो उत्तल लेंस है दोस्तों उसका फोकस हमने कहा इधर वाला माना जाता है। ठीक है, F2 को। और जो ध्रुव से राइट साइड में हो, जो राइट में होगा वो क्या होता है, हमेशा प्लस, और जो लेफ्ट में होता है वो क्या होता है, माइनस। तो यहाँ बोला पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है। तो प्रकाश का जो वेग है दोस्तों सबसे कम किस में होता है, जल में होता है। ठीक है,
आगे है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी। अब एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस का क्षमता जो है वो दिया है P बराबर 4D। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा पीछे दोस्तों कि P बराबर 1/f, या अगर f निकालने का मन करेगा तो इसका फॉर्मूला f बराबर 1/p हो जाएगा, और 1/p बोले तो 1/4। उसके बाद यहाँ पे सारा ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में है, और हम लोग जानते हैं कि क्षमता जो होती है मीटर में होती है उस फोकस दूरी का ऑपोजिट। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में लाएंगे। सेंटीमीटर में लाने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से इंटू करते हैं, और 4 से ये 25 बार में कटेगा, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और इसमें प्लस माइनस का खेला है ही नहीं, टेंशन फ्री है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, आपको 15 मिनट में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और अभी 20-22 क्वेश्चन बाकी है, जरा ध्यान से दिल थाम के बैठिएगा, बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर क्षमता क्या होगी, बस वही कहानी। उत्तल लेंस है, उसकी फोकस जो है 50 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा। उसके बाद इसकी क्षमता क्या होगी, सबसे पहले दोस्तों सेंटीमीटर को क्या करना चाहिए, मीटर में लाना होगा। मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, एक साथ भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा, और P बराबर फॉर्मूला आता है 1/f, तो 1/1/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 2D हो जाएगा, D नंबर आंसर। ठीक है, इसके बाद प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है दोस्तों, तो निर्वात में होता है। वैसे निर्वात और हवा दोनों में सेम होता है। ठीक है, इसके बाद है दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। आप लोग पढ़े होंगे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जिसका आंसर हो जाएगा, बोला दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है दोस्तों कि चिप्स के पैकेट विद्युत गंधित होने से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। जो चिप्स का पैकेट कुरकुरे होता है दोस्तों, लेस होता है, तो उसमें उसको क्या होता है कि उसको विद्युत गंधित ना हो जाए, मतलब उसका स्वाद बदल ना जाए, इसलिए उसमें गैस डाला जाता है पैकेट में, इसलिए पैकेट फुला हुआ दिखता है। 4 को भी कुरकुरे डाल देगा उसके अंदर, पैकेट बहुत बड़ा दिखता है। क्यों, क्योंकि उसमें गैस रहता भरा हुआ। कौन सा गैस दोस्तों, इसका गैस होता है नाइट्रोजन गैस उसमें। इसके बाद जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जंग लगना दोस्तों क्या होता है कि जंग में क्या होता है कि सबसे पहले आपके सामने लोहा है फेरस, अब ये क्या करते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, और भी कुछ कुछ नमी वगैरह रहता है, और ये बनाता है Fe2O3। ये जंग का सूत्र भी एक प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, देखिए आप 2 को मिलकर एक बनाया। ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता रिएक्शन का, हो सकता है इसमें कुछ मेरा मिस्टेक हो। ठीक है, तो इसमें जो है Fe+O2 यानी कि 2 को मिला, 2 को जब मिल जा रहे वो नया बनाए, तो इसको क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया दोस्तों। ठीक है, और जब एक 2-3 को बट जाए तो वह वियोजन हो जाता है। आगे है दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तब यहाँ पे वर्ड आ गया दोस्तों उपचयन। ठीक है, उपचयन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए वो क्या होता है, उसका उपचयन होता है। ठीक है, आप देखिए ZnO+C है, तो यहाँ पे O किस में बढ़ा है, C में बढ़ रहा है, मतलब C का क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B। और जिसका घट रहा है उसका क्या हो जाता है अपचयन, तो ये Zn जो है दोस्तों इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। चलिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अगली प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला वाला प्रश्न क्या है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब हमारे पास यहाँ जो है दोस्तों 4 को समीकरण दिया है, चारों में बोलता है कि कौन वाला जो है वो समीकरण संतुलित है। अब दोस्तों ये संतुलित देखो नया वर्ड कौन सा आ गया, इसको समझ लो पहले, तभी समझ में आएगा। संतुलित का मतलब इंग्लिश में सोचते हैं बैलेंस दोस्तों। ठीक है, मतलब कौन ऐसा समीकरण है जो बैलेंस में है। बैलेंस बोले तो दोस्तों कि जैसे यहाँ पर क्या है CaOH का होल 2 है, यहाँ Ca है, यहाँ पर भी Ca है, O यहाँ पर है, O यहाँ पर है, H यहाँ पर, H यहाँ पर है। ठीक है, अब देखना है कि किसमें जो है CaO सब आपस में क्या है बराबर है। आप देखिएगा यहाँ पर Ca एगो, Ca यहाँ पर एगो है, O यहाँ पर 2 और 2 4, O यहाँ पर 3 1 4। ठीक है, H यहाँ पर 2 है दोस्तों, H यहाँ पर 2, पहला वाला ही है जो वो क्या है समीकरण संतुलित है। ठीक है, आप सेकंड वाला को भी चेक कर लीजिए, H यहाँ 2, H यहाँ पर देखो 4 हो गया है, 2 दूना 4, ये संतुलित नहीं है। Al यहाँ पर 4, Al यहाँ पर 2 ही है, ये भी संतुलित नहीं है। यहाँ 2CO, यहाँ CO एक ही गो है, तो इसलिए जो संतुलित जो था दोस्तों पहला वाला था। आगे है दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। अब यहाँ एक अभिक्रिया दिखाया है Pb + CuCl2 गिव्स PbCl2 + Cu।
अब इसमें जो है बोलता कौन सा अभिक्रिया है। ठीक है, हम कुछ देर पहले आपको बताए थे कि जब दो को जुटता है और एगो बन जाए तो संयोजन, एगो टूटकर दो गो बन जाए तो वियोजन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी डबल है, आपस में दोनों पट इक्वल ही है, तब ये कौन सा अभिक्रिया होगा। जरा आप ध्यान से देखेंगे और आराम से समझेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर पीबी अकेला इंसान खड़ा हुआ था, कुमारा था ये। अब क्या हुआ कि ये CuCl2 जो था, तो ये Cu जो है Cl के साथ मैरिज कर चुका था और ये बूढ़ा बूढ़ी दोनों अच्छे से रह रहा था। अब ये पीबी किया, ये क्या किया, इस Cu के पास और उसका बुढ़िया को ले लिया और इसके साथ ये शादी रचा लिया। तो अब Cu क्या हो गया, अकेला बेचारा कुमारा रह गया। तो आप देखिएगा इसमें क्या हुआ कि एक पीबी जो है वो CuCl को क्या किया, इससे Cl को खुद छीन लिया और Cu को अलग कर दिया। जब कोई दोस्तों किसी को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, उसे अलग कर दे और खुद उसका यौगिक के साथ जुटकर यौगिक बना ले, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ, विस्थापन हो रहा है, किसका विस्थापन हो रहा है, तो CuCl का, Cu से क्या किया, Cl को पीबी रख लिया अपने पास लाकर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी नंबर आंसर सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की पहचान क्या है, वो खुद क्या करेगा, जो दूसरा यौगिक है उसका वाला को छीन कर अभिक्रिया कर लेगा, उसके साथ मिल जाएगा और इसको साइड में फोड़ देगा अकेले को। तो समझ आना वो क्या है, विस्थापन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। गंधीय सूचक का मतलब है दोस्तों कि जिसको किसी पदार्थ में डालने में उसका स्वाद बदल जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा प्याज। अब हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, तो दोस्तों हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर और पेरिस का प्रयोग करते हैं। आप देखे होंगे जब किसी का प्लास्टर होता है, पैर हाथ टूट जाता है कोई भी हड्डी, तो बोलते हैं इसको प्लास्टर किए हैं। प्लास्टर का मतलब है कि प्लास्टर और पेरिस से उसको प्लास्टर किया जाता है। और जो प्लास्टर और पेरिस है उसी का रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, आगे है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। अब देखिएगा दोस्तों, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण को हम लोग बढ़िया से जानते होंगे, ब्लीचिंग पाउडर, हमेशा हम लोग देखते हैं इसको पानी में डाला जाता है, नालियों में डाला जाता है इसको मच्छर को भगाने के लिए। तो उसका सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र जो है दोस्तों CaOCl2। इसका रासायनिक नाम होगा Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, Cl से क्लोरीन। आप नोट कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। ठीक है, एग्जाम में आता भी है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, और सूत्र क्या है CaOCl2। अगला जो है दोस्तों बोलता है इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो इस चित्र में क्या हो रहा है दोस्तों, इस चित्र में यहाँ पर जो है वो विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। आगे है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर जो है दोस्तों उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अब जो अगला प्रश्न है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। आप समझेंगे तनुकरण, आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, तनुकरण। तनुकरण को समझ लो फिर आंसर समझ में आएगा ही। तनु मतलब तनु, कम करना। तनु का मतलब कम करना, किसको कम करना, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को। जैसे अब अगर हम बोले HCl है, तो HCl अगर तनुकृत कर देंगे तो उसमें जो H है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या कोई क्षारक रहता है जैसे CaOH का होल2, अगर इसको हम कहते हैं कि ये तनुकृत कर रहे हैं, मतलब ये OH को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं वहाँ पे। अब यहाँ बोला कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है H+ की वृद्धि, OH की वृद्धि, H+ OH की कमी और इसका वृद्धि। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ये वाला दोनों का कमी। तनुकरण का मतलब है कमी करना, तनु कर देना उसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन उदाहरण है। इसमें प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले वियोजन का मतलब है कि एगो जो है वो दो में टूट जाएगा, और प्रकाशीय का मतलब हो गया प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C CaO3 वाला। आगे है अगला प्रश्न है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है दोस्तों वो किसके द्वारा, उत्पाद के द्वारा। ठीक है, आगे है पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लिशकृत कौन करता है। पाचन के टाइम वसा का इम्लिशकृत जो करता है दोस्तों वो कौन करता है, पित्त करता है। आगे है निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो अमरबेल है, कवक है, अमीबा है और क्या है दोस्तों, आम है। अब इसमें कौन है जो स्वपोषी पोषण का उपयोग करता है? तो यहाँ पर जीव लिखा हुआ दोस्तों और उसके बाद यहाँ जीव जो है ये सारा जो है परपोषी है। इसका सही आंसर जो होगा वो आम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों मानव का जो हृदय है वो 4 भागों में बटा होता है, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वसन वर्ण किसे कहते हैं? श्वसन वर्ण किसको? क्लोरोफिल को कहते हैं, हीमोग्लोबिन को कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। आगे है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। उत्सर्जन तंत्र जो है दोस्तों उसका क्रियात्मक इकाई क्या है? तो विरिकाणु है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अभी तक हमने आपको वीडियो को लाइक करना नहीं कहा। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत ऐसे क्वेश्चन चैनल पे लाते रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, किसी और दोस्त को भेज भी सकते हैं ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। अब जो प्रश्न है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो अपोहन है, ठीक है। आगे है जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन का सबसे बड़ी मूल घटना जो दोस्तों डीएनए की प्रतिकृति बनना। इसी कारण माँ बाप का गुण बच्चों में जाते हैं। अगला प्रश्न है दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? ठीक है, तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो विखंडन हो जाएगा। आप इसको अच्छे से एक बार देख सकते हैं, इसमें हमको डाउट है अभी। आगे प्रश्न है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो जहाँ नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिलते हैं उसको क्या दोस्तों निषेचन कहते हैं। लड़कों में यौनावस्था में लक्षण का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन करता है। आगे सौर स्थिरांक का मान कितना होता है दोस्तों? तो ये 1.4 वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों मीथेन गैस है। आगे है महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए दोस्तों? 20 डिग्री सेल्सियस। आशा करते हैं दोस्तों ये सारा प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं इसमें कुछ गलती रह गया होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बता देंगे, क्योंकि सारा आंसर हर किसी को याद रहना संभव नहीं है, ठीक है। और आप इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहेंगे, आपको बहुत सारा ऐसे ही टॉपिक मिलते रहेगा जिसका भरपूर आप उपयोग करेंगे एग्जाम में और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।